नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली हम लोगों के बाल विकास की अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास होती है, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन अपनी इस क्लास में बाल विकास की जो भी थ्योरी होती है उस थ्योरी को यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के एग्जाम को टारगेट करते हुए बिल्कुल अच्छे से विस्तार के साथ पॉइंट वाइज पॉइंट साथियों अच्छे से एक्सप्लेन के साथ हम लोग अपने इस क्लास में करने का काम करते हैं। साथियों, ये क्लास हम लोगों की तीनों के सिलेबस को एनालिसिस के करने के बाद, तीनों के सिलेबस को यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के तीनों के सिलेबस को साथियों एनालिसिस करने के बाद प्रत्येक दिन साथियों ये थ्योरी की क्लास दी जाती है। जो भी विद्यार्थी यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं या तो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, हमारी यह क्लास जो होती है आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे होती है, काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आप लोग ये सभी क्लासें अच्छे से विस्तार के साथ देखते हैं, पढ़ते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक अगर सभी वीडियोज़ आप लोग देखते हैं जिसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट आपके अपने चैनल विद्यार्थी तक पे बनी हुई है, तो ये क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अलग से कहीं भी जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक भी चीज़ें इसमें छोड़ी नहीं जा रही हैं, ना ही कोई पॉइंट है कि छोड़ा जा रहा है। सभी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से विस्तार के साथ एक्सप्लेन के साथ पढ़ाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं आप लोगों को। बाल विकास की अगर हम बात करें साथियों, तो ये हम लोगों का 12वां चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है कि लाभान्वित एवं वंचित वर्ग जो हैं उन वर्गों सहित विविध पृष्ठभूमि के जो अधिगमकर्ता हैं उन अधिगमकर्ताओं की पहचान किस प्रकार से की जा सकती है। ये चैप्टर हम लोग दो क्लास इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग कर लिए हैं। ये हम लोगों की तीसरी क्लास है। और साथियों, हम लोग किसके बारे में बात, हम लोग कल की क्लास में मानसिक मंदित बालक के विषय में चर्चा किए थे। मानसिक मंदित बालक के विषय में कल की क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया। हम लोगों ने यह जाना कि मानसिक मंदित बालक जो होता है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। मानसिक मंदित बालक के संबंध में कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ जो मनोवैज्ञानिक हैं वो अपने अपने क्या मत दिए हैं, उनकी भी बारे में हम लोगों ने अच्छे से विस्तार से कल की क्लास में चर्चा किया। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे साथियों कि मानसिक मंदित बालकों के कौन कौन से प्रकार होते हैं। मानसिक मंदित बालकों के प्रकार, बालकों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, इसे हम लोग जानेंगे। मानसिक मंदित बालकों के प्रकार के बारे में बात करें तो कई विद्वानों ने साथियों अपने अलग अलग मत दिए हैं, जिसमें पहला प्रकार, कई प्रकार बताए गए हैं, जिसमें पहला प्रकार माना गया साधारण मानसिक मंदिता। साधारण मानसिक मंदिता, मानसिक मंदिता। साधारण मानसिक मंदिता के बारे में अगर हम बात करें साथियों तो इस श्रेणी में जो भी बालक आते हैं उनकी सबसे पहले आप यह जानिए कि उनकी बुद्धिलब्धि क्या होती है। तो जो भी बालक साधारण मानसिक मंदिता की श्रेणी में रखे जाते हैं उनकी बुद्धिलब्धि 52 से 67 होती है। बुद्धिलब्धि, इस प्रकार के बालकों की बुद्धिलब्धि 52 से कितनी होती है, 52 से 67 होती है। इस प्रकार के बालकों की जो बुद्धिलब्धि होती है वो 52 से 67 होती है। और अगर हम बताएं आप लोगों को साथियों, तो ऐसे बालकों को कुछ शिक्षा दिया जाना संभव होता है। इस प्रकार के जो बालक होते हैं, साधारण मानसिक मंदिता वाले जो बालक होते हैं, ऐसे बालकों को कुछ हद तक थोड़ा बहुत उन्हें शिक्षा देने की कोशिश किया जा सकता है और शिक्षा उन्हें शिक्षित किया भी जा सकता है। और साथियों, वयस्क होने पर इनका बौद्धिक स्तर जो होता है वह 8 से 11 साल के सामान्य बालक के बौद्धिक स्तर के बराबर होता है। जब ये वयस्क की श्रेणी में हो जाते हैं, जब इस प्रकार के श्रेणी के बालक जब वयस्क की श्रेणी में हो जाते हैं, तो इनके अगर बुद्धि की बात करें या बौद्धिक स्तर की बात करें तो उस समय इनका जो बौद्धिक स्तर होता है, जो बौद्धिक स्तर 8 से 11 साल के बालकों का होता है, जो बौद्धिक स्तर 8 से 11 साल के बालकों का होता है, वही बौद्धिक स्तर जब ये लोग वयस्क हो जाते हैं, क्या होता है, जाते हैं वयस्क हो जाते हैं, तो वही बौद्धिक स्तर इनका होता है।
माता पिता की देखरेख तथा विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम के आधार पर ऐसे बालकों के सामाजिक अभियोजन में इस हद तक सुधार लाया जा सकता है कि वे अपने रोज़मर्रा के कर्मों को करने में आत्मनिर्भर हो सकते हैं। ये जो बालक होते हैं, सामान्य मानसिक मंदता वाले जो बालक होते हैं, इन्हें माता पिता की जो साथियों क्या होती है, माता पिता की देखरेख में ये रहते हैं। साथ ही साथ इन्हें अगर विशिष्ट प्रकार की शिक्षा दी जाती है तो इनकी बुद्धि उस समय, जो बौद्धिक क्षमता होगी, बौद्धिक स्तर उस समय इस लेवल की ज़रूर हो जाएगी कि वो अपनी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा के काम हैं, उसे ये कर पाएंगे। साथ ही साथ इनका साथियों रोज़मर्रा का काम ये कर पाएंगे और साथ ही साथ ये आत्मनिर्भर हो सकेंगे, स्वयं पे निर्भर हो सकते हैं। ये होता है सामान्य मानसिक मंदता। अगला प्रकार बताया गया साथियों अल्प बल मानसिक मंदता। अगला प्रकार बताया गया अल्प बल मानसिक मंदता। अल्प बल मानसिक मंदता या मंदिता। अल्प बल मानसिक मंदिता की बात करें अगर साथियों, तो इनकी अगर बुद्धिलब्धि की बात करें तो इनकी बुद्धिलब्धि 36 से 51 होती है। इस प्रकार के जो बालकों की बुद्धिलब्धि होती है, इस प्रकार के बालकों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है साथियों? 36 से 51 होती है, 36 से 51 तक होती है। इसी के बीच में इस प्रकार के जो अल्प बल मानसिक मंदिता की श्रेणी में बालक होते हैं, उनकी बुद्धिलब्धि कितनी होती है? उनकी बुद्धिलब्धि 36 से 51 होती है। और अगर बात करें साथियों तो ऐसे बालकों को प्रशिक्षण देकर उन्हें कुछ हद तक मामूली कार्य करने के लायक बनाया जा सकता है। जो अल्प बल मानसिक मंदिता के बालक होते हैं, इन बालकों को प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षण देने के कारण बाद साथियों इन्हें कुछ हद तक क्या किया जा सकता है? कुछ मामूली कार्य करने के लायक ये हो जाते हैं। साथियों इनकी क्या होती है, जो प्रशिक्षणीय की शैक्षणिक श्रेणी होती है, इसमें रखा जाता है। और ऐसे बालकों को सीखने की दर क्या होती है? इनके जो सीखने की दर होती है साथियों धीमी होती है। इनकी जो सीखने की दर होती है, सीखने की दर धीमी होती है। इस प्रकार के जो बालक होते हैं, इनकी जो सीखने की दर होती है वो कैसी होती है? धीमी होती है। शारीरिक रूप से साथियों ये क्या होते हैं? बेढंगा भी दिखाई देते हैं। शारीरिक रूप से ये बेढंगा दिखाई देते हैं। शारीरिक रूप से ये साथियों कैसा दिखाई देते हैं? बेढंगा दिखाई देते हैं। और इनमें शारीरिक अनियमितता को भी देखने को मिलती है। इनमें क्या होती है साथियों? शारीरिक अनियमितता भी इनके अंदर दिखाई देती है। जो अल्प बल मानसिक मंदिता वाले बालक होते हैं, इनमें क्या दिखाई देता है? इनमें शारीरिक अनियमितता भी। और साथियों इनका जो क्रियात्मक समन्वय होता है ये असंतुलित होता है। क्रियात्मक जो समन्वय होता है वो क्या होता है साथियों? ये असंतुलित प्रकार का होता है, जो बालक अल्प बल मानसिक मंदिता के बालक होते हैं। अगला साथियों इनका प्रकार बताया गया कि गंभीर मानसिक मंदिता के भी बालक श्रेणी के बालक होते हैं। गंभीर मानसिक मंदिता के बालक श्रेणी के भी बालक होते हैं। इनकी अगर बुद्धिलब्धि की बात करें तो इनकी बुद्धिलब्धि 20 से 35 के बीच होती है। इस श्रेणी के जो बालक होते हैं, इनकी बुद्धिलब्धि साथियों इनकी बुद्धिलब्धि कितनी होती है साथियों? 20 से 35 के बीच होती है। 20 से 35 के बीच होती है। 20 से 35 के बीच इनकी बुद्धिलब्धि, जो गंभीर मानसिक मंदिता श्रेणी के बालक होते हैं, इनकी बुद्धिलब्धि 20 से 35 के बीच में होती है। और इनके बारे में बात करें साथियों तो ऐसे बालक जो होते हैं ये हमेशा दूसरों पे निर्भर होते हैं। क्या होते हैं? ये हमेशा दूसरों पे निर्भर होते हैं। हमेशा ये दूसरे पे निर्भर होते हैं। और हम बात करें साथियों तो इस प्रकार के जो बालक होते हैं
मानसिक रूप से मंद ऐसे बालकों का जो क्रियात्मक विकास होता है तथा भाषा विकास और साथियों गंभीर रूप से मंदित होता है। इनमें ज्ञानात्मक दोष भी पाया जाता है, क्रियात्मक विकलांगता भी पाई जाती है और सामान्य रूप से ये पाए जाते हैं। ये अपनी देखरेख एवं मामूली क्रियाओं के लिए भी दूसरों पर भी आश्रित होते हैं। मामूली क्रियाओं के लिए भी ये क्या साथियों दूसरे पे आश्रित होते हैं। वयस्क होने पर भी साथियों उन्हें खाना खिलाने एवं सुलाने की ज़रूरत होती है। कुछ अध्ययन में यह भी पाया गया साथियों कि ऐसे बालकों को यदि काफ़ी ज़ोर शोर से प्रशिक्षित किया जाता है तो वे अति साधारण कार्यों का करना बहुत दिनों के बाद सीख पाते हैं। जो गंभीर मानसिक प्रकार के जो बालक होते हैं इन्हें साथियों अगर अति प्रशिक्षित काफ़ी मतलब ज़ोर शोर से काफ़ी तीव्रता के साथ साथियों और काफ़ी मेहनत करके अगर इन्हें प्रशिक्षित किया जाए तो काफ़ी दिनों के बाद ये क्या साथियों साधारण कार्यों को करने में क्या होंगे, साधारण कार्यों को करने में ये सक्षम हो जाएंगे। ठीक, अगला प्रकार बताया गया साथियों गहन मानसिक मंदता। गहन मानसिक मंदता, गहन मानसिक मंदिता प्रकार के बालक जो होते हैं इनकी साथियों बुद्धिलब्धि बात करें तो इनकी बुद्धिलब्धि 20 से भी नीचे होती है। इनकी बुद्धिलब्धि कितनी 20 से भी नीचे होती है। कितनी 20 से नीचे होती है। इस प्रकार के जो बालक होते हैं इनकी जो बुद्धिलब्धि होती है कितनी होती है 20 से भी नीचे होती है। इस प्रकार के बालकों को गहन मानसिक मंदिता की श्रेणी में रखा जाता है। और इनके बारे में हम बात करें साथियों तो ऐसे बालकों को संपूर्ण जीवन तक देखरेख करने वाला चाहिए। जो गहन मानसिक मंदिता की श्रेणी में बालक रखे जाते हैं इन्हें जीवन पर्यंत किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति इनके लिए कर देनी चाहिए या ऐसा व्यक्ति चाहिए कि जो कि जीवन पर्यंत इनकी देखरेख कर सके, जीवन पर्यंत क्या कर सके, इनकी देखरेख कर सके। और अगर हम बात करें साथियों तो ऐसे बालकों में गंभीर रूप से शारीरिक अनियमितता पाई जाती है। केंद्रीय स्नायुमंडल जो होता है साथियों वो रोग से ग्रसित होता है। इनका जो केंद्रीय साथियों क्या होता है स्नायुमंडल होता है वो क्या होता है अर्थात जो सेंट्रल इनका नर्वस सिस्टम होता है साथियों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है ये पूरे तरीके से क्या होता है रोग से ग्रसित होता है। ऐसे बालकों में साथियों बहरापन एवं मूकता भी अधिक दिखाई देती है, देखने को मिलती है। इस प्रकार के जो गहन मानसिक मंदिता प्रकार के जो बालक होते हैं ऐसे बालक शायद ही कुछ शब्दों को बोलना सीख पाते हैं। अतः साथियों आजीवन देखरेख की जरूरत पड़ती है। इस श्रेणी में आए बालक की पहचान शैशवावस्था में ही आसानी से की जाती है। इन्हें साथियों प्रायः अल्प आयु होते हैं, इनकी उम्र क्या होती है बहुत कम होती है। तो जो साथियों मानसिक मंदित प्रकार के जो बालक होते हैं मानसिक मंदित प्रकार के बालकों को साथियों कितने 4 प्रकार बताए गए। कौन कौन से आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन जब पूछेगा तो आपसे सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि मानसिक मंदित प्रकार के बालकों को मानसिक मंदित बालक के कितने प्रकार होते हैं, मानसिक मंदित बालक के कितने प्रकार होते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको आंसर देना पड़ेगा कि साधारण मानसिक मंदिता वाले, अल्प बल मानसिक मंदिता, गंभीर मानसिक मंदिता और गहन मानसिक मंदिता। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो अल्प बल मानसिक मंदिता के बालक होते हैं उनकी बुद्धिलब्धि क्या होती है, कितने से कितने के बीच होती है। तो ऐसे बालकों की जब बुद्धिलब्धि होती है वो 36 से 51 पूछ सकती है होती है। तो इस तरीके से चारों में से किसी की बुद्धिलब्धि भी आप लोगों से पूछ सकता है। ठीक, आगे हम बात करेंगे साथियों कि मानसिक रूप से जो मंदित बालक होते हैं इनकी शिक्षा दीक्षा किस प्रकार से दी जाती है। अगली हम बात करेंगे कि मानसिक रूप से जो मंदित बालक होते हैं इनकी शिक्षा के बारे में। इन्हें आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक साथियों, इन्हें आप लोग हर हाल में नोट करिएगा। इन्हें आप लोग नोट करिएगा। वीडियो को पुश करके आप लोग इसे ज़रूर नोट करिएगा। एग्जामिनर आपसे पूछेगा, बहुत माइनर पॉइंट होता है लेकिन ये पता नहीं होता है आप लोगों को।
अगला साथियों आप लोगों को है कि मानसिक रूप से जो मंदित बालक होते हैं उनकी शिक्षा किस प्रकार से होती है। मानसिक रूप से मंदित बालकों की शिक्षा। मानसिक रूप से मंदित बालकों की शिक्षा के बारे में हम बात करें तो पहले साथियों इनकी शिक्षा के बारे में बताया गया कि अधिगम कार्य इनका जटिल नहीं होना चाहिए। इनका जो अधिगम कार्य होना चाहिए यह जटिल नहीं होना चाहिए। अधिगम कार्य जटिल नहीं होना चाहिए। इनका अधिगम कार्य जटिल नहीं होना चाहिए और साथियों नवीन अधिगम कार्यों में कम से कम तत्वों का समावेश होना चाहिए। मतलब जो इनका क्या हो, जो नवीन अधिगम कार्य हो उसमें कम से कम तत्वों का समायोजन होना चाहिए और साथियों इनमें से अधिक तत्व क्या हो, परिधि में होने चाहिए। इनमें से अधिक तत्व क्या हो, परिधि में होने चाहिए। शिक्षा का प्रकार बताया गया। अगला साथियों शिक्षा के प्रकार को बताया गया कि इनकी शिक्षा किस प्रकार से दी जाए। तो अधिगम कार्य छोटा होना चाहिए जिससे बालक उनकी उपेक्षा न कर सके। इन जो मानसिक मंदित बालक हो इनका जो अधिगम कार्य हो क्या हो, अधिगम कार्य छोटा हो। अधिगम कार्य इनका छोटा होना चाहिए। ऐसे बालकों का अधिगम कार्य छोटा होना चाहिए जिससे कि जो अन्य बालक हैं मानसिक रूप से मंदित बालकों की उपेक्षा न कर सकें। ठीक है। अगली बात इस संबंध में कही गई कि इन लोगों का जो अधिगम कार्य हो इन अधिगम कार्यों में निहित सोपानों को क्रमिक रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक है। साथ ही इन सोपानों का आकार अपेक्षाकृत छोटा होना चाहिए जिससे बालक त्रुटि न कर सके। इनका जो हो साथियों इन्हें जो कार्य दिया जाना चाहिए वो काफ़ी छोटा होना चाहिए। और इस संबंध में कहा गया कि अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत बालक को प्रत्येक प्रयास पर सफलता का अनुभव कराना सर्वथा अपेक्षित है। मतलब इन्हें यह किया जाना चाहिए साथियों कि इनका जितना भी प्रयास है उसे मतलब यह अनुभव इन्हें कराया जाए कि आप जो भी प्रयास किए हैं आपका प्रयास सार्थक है और आप थोड़ा सा और स्ट्रगल करिए, थोड़ा सा और मेहनत करिए तो आप क्या होंगे, सफल हो जाएंगे। आप क्या होंगे साथियों, सफल हो जाएंगे। अगली बात इसमें कहा गया साथियों कि जिससे इनकी रुचि और अभिप्रेरणा भी बनी रहे। प्रत्येक पाठ में अत्यधिगम की व्यवस्था स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए। इसमें खेल द्वारा शिक्षा के प्रावधानों द्वारा बालकों की रुचि को घटाने से भी रोका जा सकता है। अधिगम कार्यों को बालकों के दैनिक पर्यावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं, समस्याओं और परिस्थितियों के स्वाभाविक रूप से संबंधित कार्य करना चाहिए जिससे बालकों में दिए गए कार्यों की संगतता एवं महत्व को समझने की कोई कठिनाई न हो। और साथियों इनके प्रकार को कहा गया कि मंदित बालकों के लिए अभिकल्पित अनेक शैक्षिक कार्यक्रमों में अभिक्रमिक अधिगम पर आधारित अन्य अध्ययन सामग्रियों के अनुप्रयोग करने की क्या हो, संस्तुति की जानी चाहिए। अभिक्रमिक साथियों अभिक्रमिक अधिगम के साथियों जो लघु पद होते हैं उन सूचना प्रस्तुत करने, अनुक्रिया उत्पन्न करने तथा प्रबल प्रदान करने पर बल भी दिया जाना चाहिए। इसमें अधिगम सामग्री इस प्रकार से गठित होती है कि अधिगमकर्ता बिना त्रुटि किए अभिष्ट अन्य सामान्य भी क्या करे, सीख ले। ठीक साथियों, क्या करे, सीख ले। ये क्या बताया गया, मानसिक मंदित रूप से जो बालक होते हैं उनकी शिक्षा के संबंध में ये बात कहा गया। अब आगे हम बात करेंगे साथियों जो समस्यात्मक बालक होते हैं, समस्यात्मक बालक जो होते हैं उनके संबंध में क्या बात कही गई। अगली हेडिंग डालेंगे। हम लोगों ने दो प्रकार के बालकों को पढ़ लिया। हम लोगों ने दो प्रकार के बालकों को पढ़ा। कौन कौन से प्रकार के बालकों को पढ़ा हम लोगों ने, आप लोगों को बताना है। बताइए कौन कौन से प्रकार के बालकों को हम लोगों ने पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि जो पिछड़े बालक होते हैं साथियों उनके संबंध में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने मानसिक मंदित प्रकार के जो बालक होते हैं उनके बारे में पढ़ा। अब साथियों आज हम लोग पढ़ेंगे जो समस्यात्मक बालक होते हैं, प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन जो होते हैं, समस्यात्मक
समस्यात्मक बालक चिल्ड्रन जो होते हैं इनके बारे में हमें बात करना है, इनके बारे में अब हमें बात करना है। ठीक साथियों, समस्यात्मक बालक प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन के बारे में हम लोगों को बात करना है। साथियों, जो बालक समाज द्वारा निर्धारित नियमों और मान्यताओं को अस्वीकार करते हैं, इस प्रकार के बालकों को क्या समस्यात्मक बालक कहा जाता है। जो बालक साथियों समाज के द्वारा जो निर्धारित नियम है, निर्धारित मान्यताएं हैं, उनका जो बालक उल्लंघन करते हैं या उसे जो अस्वीकार कर देते हैं, इन्हीं प्रकार के बालकों को समस्यात्मक बालक की श्रेणी में रखा जाता है। हमारे पूर्वजों ने साथियों समाज को नियंत्रित करने हेतु अनेक नियम भी बनाए। इन नियमों का उद्देश्य समाज का विकास करना था। समय की मांग के साथ साथ इन नियमों में परिवर्तन होता गया। समाज के सदस्यों से यह भी अपेक्षा की गई है कि वे सामाजिक नियमों को न केवल समाज के उत्थान के लिए बल्कि स्वयं के विकास के लिए भी पालन करें। इस वजह से साथियों समाज बालकों को बाल्यकाल से ही समाज के उत्थान के लिए कुछ नियम और मान्यताएं जो कि उनके व्यवहार से संबंधित होती हैं उसे बनाए रखता है। बालक उन्हें सीखकर धीरे धीरे अपने व्यवहारों को सुधारते हैं और अंततः साथियों एक ऐसे व्यक्तित्व के मालिक बन जाते हैं जो समाज द्वारा स्वीकार किया जाता है। परंतु साथियों कुछ बालक जो होते हैं इन सामाजिक व्यवहारगत नियमों का बार बार उल्लंघन करते हैं। इससे सारी सामाजिक व्यवस्था क्या होती है, गड़बड़ हो जाती है तथा समाज में सम्मुख एक समस्या खड़ी हो जाती है। जो बालक इस प्रकार समस्या उत्पन्न करते हैं उनको समस्यात्मक बालक कहते हैं। जो बालक साथियों समाज में अनेक समस्याएं उत्पन्न करते हैं, उन्हीं प्रकार के बालकों को क्या कहा, किस श्रेणी में रखा गया, समस्यात्मक बालक की श्रेणी में रखा गया, समस्यात्मक बालक कहा गया। साथियों उचित व्यवहार न सीख पाने के कारण ऐसे बालक अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उनके व्यक्तित्व संबंधी विकार आ जाता है। उनमें क्या होता है, व्यक्तित्व संबंधी विकार आ जाता है। समस्या पैदा करने वाले प्रायः साथियों हर विद्यालय व कक्षा में पाए जाते हैं। कहा गया समस्या करने वाले जो बालक होते हैं ये प्रत्येक कक्षा में, प्रत्येक विद्यालय में कुछ न कुछ बालक पाए जाते हैं। इन बालकों का प्रमुख कार्य साथियों अध्यापकों व दूसरे छात्रों को पहचान करना होता है। इन बालकों की कोई अलग श्रेणी नहीं होती है। यह सामान्य बालक भी हो सकते हैं तथा सृजनात्मक, प्रतिभावान, मंदबुद्धि व पिछड़े बालक में से भी हो सकते हैं। अतः यह आवश्यक है साथियों कि समस्यात्मक बालक प्रतिभावान, समस्यात्मक बालक जो होता है वह प्रतिभावान या सृजनात्मक अथवा पिछड़ा या मंदबुद्धि का हो सकता है। समस्या का संबंध इनकी शिक्षा से नहीं है बल्कि इनके व्यवहार से अधिक माना गया। समस्या का संबंध जो ये समस्या उत्पन्न करते हैं ये इनकी साथियों किससे, यह इनके साथियों किससे, समस्या का जो संबंध है साथियों यह इनकी शिक्षा से नहीं होता बल्कि इनके व्यवहार से मायने रखता है। व्यवहार की जटिलता का संबंध परिस्थितियों से है। बालक के लिए एक ऐसी परिस्थिति अनुकूल है तो यही परिस्थिति दूसरे बालक के लिए भी प्रतिकूल हो सकती है। इस संबंध में साथियों समस्यात्मक बालक के संबंध में एक विद्वान है वैलेंटीन। वैलेंटीन जी क्या कहते हैं उसे हम लोग जानेंगे। वैलेंटीन जी साथियों इस संबंध में क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं, वैलेंटीन ने साथियों समस्यात्मक बालक के बारे में कहा कि इस प्रकार से परिभाषित किया कि साथियों जटिल बालक वे बालक हैं जिनके व्यवहार या व्यक्तित्व, जटिल बालक वे बालक हैं जटिल बालक वे बालक हैं जिनके व्यवहार या व्यक्तित्व में, जिनके व्यवहार या व्यक्तित्व में किसी प्रकार की अधिक असामान्यताएं पाई जाती हैं, किसी प्रकार की अधिक असामान्यताएं पाई जाती हैं।
वैलेंटीन ने साथियों समस्यात्मक बालक के संबंध में अपना मत दिया कि जटिल बालक वे बालक कहलाते हैं या समस्यात्मक बालक वे बालक कहलाते हैं कि जिनके व्यवहार या व्यक्तित्व में किसी प्रकार की क्या हो, अधिक असमानताएं पाई जाए। किसी भी प्रकार की जो अधिक असमानताएं पाई जाती हैं, उसी प्रकार के बालक को छोटे शब्दों में क्या कहा गया, समस्यात्मक बालक या जटिल प्रकार के बालक कहा गया। साथियों, अगर वैसे तो बात करें तो प्रत्येक बालक कभी कभी समस्यात्मक व्यवहार करता है, लेकिन यदि वह शीघ्र ही अपने में सुधार ले लेता है तो उसे समस्यात्मक बालक की श्रेणी में नहीं रखा जाता। किन्से ने साथियों, किन्से एक विद्वान है, किन्से ने यह देखा कि धूम्रपान करना, गंदा रहना, फुसफुसाना, कुछ ऐसे व्यवहार जो होते हैं वह बालक शीघ्र छोड़ देता है। ऐसा वह तब तक करता है जब यह देखा जाता है कि दूसरे लोग उसके द्वारा इस व्यवहार को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन कुछ समस्यात्मक व्यवहार लंबे समय तक बालक करता रहा, ऐसी स्थिति में ही बालक को समस्यात्मक बालक कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहा गया साथियों कि अनुचित व्यवहार यदि बार बार दोहराया जाए और वह आदत का अंग बन जाए तो यह स्थिति बालक को समस्यात्मक बालक की श्रेणी में रखा गया। फिर समझिएगा साथियों, एक विद्वान है जिनका नाम है साथियों किन्से। एक विद्वान है जिनका नाम किन्से है। किन्से ने साथियों अपने साथियों एक्सपीरियंस में इन्होंने 1984 में अपने मत रखा इस संबंध में। 1984 में ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अनुचित व्यवहार यदि बार बार दोहराया जाए, अनुचित व्यवहार यदि बार बार दोहराया जाए और वह आदत बन जाए, अनुचित व्यवहार यदि बार बार दोहराया जाए और वह आदत का अंग बन जाए और वह आदत का अंग बन जाए तो यह स्थिति बालक को समस्यात्मक बालक की श्रेणी में रखती है। समस्यात्मक बालक के संबंध में साथियों विद्वान है किन्से, इन्होंने 1984 में कहा कि अनुचित व्यवहार यदि बार बार दोहराया जाए और वह आदत का, बालक के आदत का अंग बन जाए तो यह स्थिति जो होती है वह बालक को समस्यात्मक बालक की श्रेणी में रखने का काम करती है। ये साथियों जो होता है, ये बालक कक्षा में अन्य बालकों से पृथक व्यवहार करते हैं, अर्थात कहा गया कि इनका व्यवहार सामान्य नहीं होता। अपने असामान्य व्यवहार के कारण वे विद्यालय में उचित रूप से समायोजित नहीं कर पाते हैं, अतः वे ये स्वतः के लिए तो समस्या होते ही हैं, साथ ही माता पिता एवं शिक्षक के लिए भी लगातार समस्या बने रहते हैं। इसके फलस्वरूप शिक्षण में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है और विद्यालय में अनुशासनहीनता बनी रहती है। इस संदर्भ में जॉन डी कमिंग्स ने साथियों इस संबंध में कुछ कहा। इस संबंध में जॉन डी कमिंग्स ने क्या कहा कि नर्सरी व शिशु पाठशाला से लेकर विद्यालय तक के बच्चों में 40% बच्चे समस्यात्मक होते हैं। साथियों एक बहुत बड़े विद्वान हैं जिनका नाम है जॉन डी कमिंग्स। जॉन डी कमिंग्स ने कहा कि नर्सरी व शिशु पाठशाला से लेकर विद्यालयों तक के जो बच्चे होते हैं उन बच्चों में 40% बच्चे समस्यात्मक बालक होते हैं। इसका कारण कुछ भी हो, चाहे झूठ बोलना, चोरी करना, डरना, हठ करना, मारपीट करने तक के गंभीर कारण हो सकते हैं। सभी विद्यालयों की समस्याएं ऐसे बच्चों की होती हैं। ये जो समस्याएं होती हैं प्रत्येक विद्यालय में पाई जाती है। ये बात साथियों जॉन डी कमिंग्स ने इस संबंध में कहा। समस्यात्मक बालकों की कुछ विशेषताएं साथियों बताई गई। समस्यात्मक बालकों की कुछ विशेषताएं बताई गई, उसे हम लोग देखेंगे।
बालकों की विशेषताएं। समस्यात्मक बालकों की कुछ विशेषताएं बताई गई साथियों। इसे हम अगर देखें तो इस संबंध में साथियों एक विद्वान है जिनका नाम है हेंडरसन, इन्होंने कुछ कहा साथियों। हेंडरसन ने साथियों समस्यात्मक बालकों की विशेषताओं के संबंध में कुछ लक्षण बताए हैं। हेंडरसन ने साथियों समस्यात्मक बालकों के विशेषताओं के बारे में कुछ लक्षण उनके बताए हैं, जिसमें सामान्य लक्षण दिया गया साथियों। सामान्य लक्षण के संबंध में क्या दिया गया? सामान्य लक्षण कौन कौन से होते हैं, इसे हम आपको जल्दी से बता देते हैं। इन्होंने बताया साथियों कि बालकों के अंदर कौन सा गुण होता है। एक सीरीज में मैं लिख देता हूँ। फुसफुसाना बालकों का लक्षण होता है। दूसरा लक्षण बताया गया साथियों, अपवित्रता रहती है। धूम्रपान करना। चौथा लक्षण बताया गया साथियों कि विघ्न उपस्थित करना। धीमापन होता है साथियों, और साथियों छठवीं अगर हम बात करें तो कामुकता होता है इनके अंदर। हस्तमैथुन होता है। और साथियों आठवां बताया गया लापरवाह होते हैं साथियों। क्या होते हैं? लापरवाह होते हैं। और नौवां साथियों विशेषता बताई गई कि कौतूहल भी ये करते हैं। और 10वां और अंतिम इनकी साथियों कुछ लक्षण बताए गए कि ये विचारहीनता इनके अंदर होती है। विचारहीनता ऐसे बालकों के अंदर होती है साथियों। हेंडरसन ने साथियों समस्यात्मक बालकों के संबंध में कुछ सामान्य लक्षण बताए। क्या बताए? कुछ सामान्य लक्षण बताए। क्या बताया साथियों? सामान्य लक्षणों में 10 लक्षण बताए। पहला लक्षण बताया कि इस प्रकार के बालक फुसफुसाने का काम करते हैं। अपवित्रता भी होती है इनके अंदर। धूम्रपान करते हैं इस प्रकार के बालक। और साथियों विघ्न उपस्थित करते हैं, किसी भी कार्य में क्या करते हैं? विघ्न उपस्थित करते हैं। और साथियों इन बालकों में धीमापन होता है। इन बालकों के अंदर क्या होती है? कामुकता होती है। हस्तमैथुन होता है साथियों। हस्तमैथुन। और साथियों लापरवाह प्रवृत्ति के बालक होते हैं। कौतूहल करने का काम करते हैं, साथ ही साथ विचारहीनता इनके अंदर होती है। कुछ गंभीर लक्षण भी बताए गए। ये साथियों सामान्य लक्षण बताए गए और कुछ गंभीर लक्षण भी बताए गए। गंभीर लक्षण होते हैं साथियों इस प्रकार के बालकों। गंभीर लक्षण के संबंध में बताया गया साथियों, ये अप्रसन्नता हमेशा क्या करते हैं? प्रतीत करते हैं। अप्रसन्नता। और साथियों ये क्या करते हैं? इनके अंदर भय होता है। असामाजिक पलायन करते हैं। असामाजिक पलायन। और साथियों बात करें तो क्रूरता होती है इनके अंदर। और बात करें साथियों तो ईर्ष्या द्वेष होती है इनके अंदर। और साथियों क्या होती है? लज्जा इनके अंदर नहीं होती। क्या होती है? लज्जा नहीं होती। और संदेह इन्हें हमेशा होता है। संदेह हमेशा बना रहता है। 8वीं विशेषता बताई गई साथियों, सुझावात्मक होते हैं। ये सुझावात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। और 9वीं विशेषता बताई गई साथियों, स्वभावगत झल्लाहट होते हैं। झल्लाहट। और 10वां और अंतिम विशेषता बताई गई, ये दबंग प्रवृत्ति के होते हैं।
कौन से? दबंग प्रवृत्ति के होते हैं। साथियों ये सामान्य लक्षण बताया गया समस्यात्मक बालकों के, और ये कुछ गंभीर लक्षण बताए गए। गंभीर लक्षण में बताया गया ये साथियों हमेशा अप्रसन्न होते हैं, भय रहता है साथियों, और असामाजिक पलायन करते हैं, क्रूरता होती है इनके अंदर, ईर्ष्या द्वेष की भावना होती है, लज्जाहीन होते हैं, संदेह हमेशा इन्हें रहता है, सुझावात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, स्वभावगत झल्लाहट भी इनके अंदर रहती है, और दबंग प्रवृत्ति के भी होते हैं। ये साथियों समस्यात्मक बालकों की कुछ विशेषता बताई गई, कुछ सामान्य विशेषता बताई गई और कुछ गंभीर विशेषता बताई गई। अब साथियों समस्यात्मक बच्चों के कुछ प्रकार होते हैं, उन्हें भी हम लोग पढ़ने का काम करते हैं। समस्यात्मक बच्चों के कुछ प्रकार होते हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर कि क्या पूछेगा, समस्यात्मक बालकों की निम्न में से कौन सी विशेषता है? समस्यात्मक बालकों की निम्न में से कौन सी विशेषता है? इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पुटअप कर सकता है। ठीक, अगली हम बात करेंगे साथियों कि समस्यात्मक बच्चों के कुछ प्रकार होते हैं। ये विशेषता बताई गई। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे समस्यात्मक बच्चों के प्रकार। बच्चों के प्रकार, समस्यात्मक बच्चों के प्रकार के बारे में हम बात करें साथियों, तो समस्यात्मक बच्चों का प्रकार सामान्य बच्चों से क्या होता है? अलग होता है। सामान्य बच्चों से ये हमेशा भिन्न होते हैं, हमेशा अलग होते हैं। और साथियों इनको समायोजन संबंधी विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, मतलब प्रत्येक स्थिति में ये अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हैं, इसमें इन्हें समस्या आती है। मनोवैज्ञानिकों ने इस प्रकार के बच्चों का वर्गीकरण उनकी समस्याओं के आधार पर किया कि मतलब कौन के बच्चे, इस प्रकार के जो समस्यात्मक प्रकार के बच्चे होते हैं इनके अंदर कौन कौन सी समस्या आती है, इस प्रकार से इन्हें क्या किया, इनका वर्गीकरण किया। साथियों बर्ट के अनुसार साथियों अधिक सरल व उपयुक्त बर्ट ने उन्हें दो भागों में बांटा। बर्ट ने साथियों जो समस्यात्मक प्रकार के बालक होते हैं, वैज्ञानिक बर्ट हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं बर्ट, इन्होंने साथियों इन्हें दो प्रकार के समस्यात्मक बालकों के दो प्रकार बताए। पहला प्रकार इन्होंने बताया आक्रामक और उत्तेजित होते हैं, ये आक्रामक और उत्तेजित, आक्रामक और उत्तेजित होते हैं। और दूसरा प्रकार इनका बताया ये साथियों अवदमित व घबराए हुए बालक होते हैं, अवदमित व घबराए हुए, अवदमित व घबराए हुए, ये दो प्रकार के होते हैं। समस्यात्मक बालक जो होते हैं बर्ट के अनुसार साथियों दो प्रकार के, आक्रामक और उत्तेजित, और साथियों अवदमित व घबराए हुए होते हैं। आक्रामक और उत्तेजित की बात करें साथियों तो ये बालक जो होते हैं ये छोटी छोटी बातों पर आक्रामक रुख अपना लेते हैं, ये झगड़ा करना, मारपीट करना, तोड़ फोड़ में विश्वास रखते हैं, ये हमेशा उत्तेजना से भरे होते हैं और धैर्य इन बच्चों में नहीं होता। जो इस प्रकार के बच्चे होते हैं इनमें धैर्य नहीं होता। अवदमित प्रकार के जो बच्चे होते हैं या घबराए हुए, इनके बारे में बात करें तो साथियों ये इस प्रकार के जो बालक होते हैं ये कक्षा में व घर में भी दबे हुए रहते हैं, ये हमेशा चिंताग्रस्त होते हैं, भययुक्त होते हैं तथा आशंका से भी क्या होते हैं, ये भरे होते हैं। ये प्रायः सफल होते हैं, ये गलत वाक्य जल्दी बोल जाते हैं, और बेचैनी का भी इन्हें क्या होता है, अनुभव होता है। बेचैनी का भी इन्हें क्या होता है साथियों, अनुभव होता है। विकास की अवस्था को ध्यान में रखते हुए समस्यात्मक बालकों को तीन भागों में भी बांटा गया। विकास की अवस्था को ध्यान में रखते हुए जो समस्यात्मक बालक होते हैं इन्हें दो इन भागों में भी बांटा गया, विभाजित किया गया। इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे। तीन भागों में बांटा गया। कौन कौन सा भाग था साथियों, हम लिखेंगे कि समस्यात्मक बालकों को तीन भागों में बांटा गया। बालकों को तीन भागों में बांटा गया।
3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा भाग साथियों? पहला भाग इनका बताया गया कौन सा? शैशवकालीन समस्यात्मक बालक होते हैं। शैशवकालीन समस्यात्मक बालक। शैशवकालीन समस्यात्मक बालक साथियों, शैशवकालीन समस्यात्मक बालक के बारे में बात करें तो शैशवावस्था का काल जन्म से 2 वर्ष तक माना गया है। कब से? जन्म से 2 वर्ष। जन्म से 2 वर्ष के काल को क्या कहते हैं साथियों? शैशवावस्थाकालीन जो अवस्था होती है उसे हम कहते हैं। साथियों, इस काल में बालक भोजन, निद्रा तथा संवेगों से संबंधित समस्या पैदा करता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, बालक अधिक रोने लगता है, कभी कभी क्या होता है, अत्यधिक रोने लगता है। अत्यधिक रोना बालक के अंदर हो जाता है। कभी कभी क्या होता है साथियों, ये ठीक से न सो पाने का भी काम करता है। ठीक से नहीं सोना, ठीक से न सो पाने की प्रवृत्ति इसके अंदर होती है। और ये समस्या साथियों जो उत्पन्न करता है वो ठीक से भोजन भी नहीं करता। क्या करता है? ठीक से भोजन न करना। ठीक से भोजन न करना, ये क्या होता है साथियों? शैशवावस्थाकालीन को समस्या बालक उत्पन्न करते हैं। अगला साथियों इनका जो क्या बताया गया, भाग बताया गया, प्रारंभिक बाल्यकालीन समस्यात्मक बालक। प्रारंभिक बाल्यकालीन समस्यात्मक बालक। प्रारंभिक बाल्यकालीन समस्यात्मक बालक की बात करें साथियों तो यह काल 2 से 5 वर्ष की आयु के बच्चे को माना जाता है। 2 से 5 वर्ष की आयु के बच्चे इस श्रेणी में होते हैं। इस श्रेणी में जो प्रारंभिक बाल्यकालीन समस्यात्मक बालक होते हैं ये साथियों 2 वर्ष से 5 वर्ष की श्रेणी वाले बालकों को इस श्रेणी में रखा गया है। यह साथियों बच्चों का भाषा विकास तथा मानसिक विकास इसी काल में होता है। इस काल में वह निम्न समस्याएं, कौन कौन सी समस्याएं? इस काल में साथियों बालक क्या क्या करता है? तोड़ फोड़ करता है, तोड़ फोड़ करने का काम करता है, तोड़ फोड़ करना इसकी प्रवृत्ति में होता है। और समस्या यह उत्पन्न करता है कि हठ करता है किसी भी चीज़ को, हठ करना किसी कार्य को और या कुछ अन्य चीज़ों के लिए लेकर। और ये साथियों अनुशासनहीनता का भी प्रदर्शन करता है। अनुशासनहीनता का प्रदर्शन भी यह करता है। अनुशासनहीनता का प्रदर्शन यह बालक करता है। और इस प्रकार का बालक जो होता है वो साथियों संवेगात्मक अस्थिरता का प्रदर्शन करता है। संवेगात्मक अस्थिरता, संवेगात्मक अस्थिरता का प्रदर्शन करता है। और साथियों 5वां इनमें दिक्कत जो आती है, समस्या, वह होती है अस्वस्थ रहता है हमेशा। अस्वस्थ रहना। जो प्रारंभिक बाल्यकालीन समस्यात्मक बालक होते हैं साथियों इनकी अवस्था 2 से 5 वर्ष की मानी जाती है। और ये हमेशा तोड़ फोड़ करते हैं, हठ करते हैं, साथ ही साथ अनुशासनहीनता का भी प्रदर्शन करते हैं, संवेगात्मक अस्थिरता का प्रदर्शन करते हैं और हमेशा अस्वस्थ रहते हैं। तीसरा साथियों इनका प्रकार बताया गया बाल्यकालीन समस्यात्मक बालक। बाल्यकालीन समस्यात्मक बालक। बाल्यकालीन समस्यात्मक बालक जो होते हैं साथियों यह भी एक श्रेणी बनाई गई। इस प्रकार के जो बालक होते हैं साथियों यह काल जो होता है यह बाल्यकाल और किशोरावस्था के बीच का काल होता है। बाल्यकाल और किशोरावस्था। बाल्यकाल और किशोरावस्था का जो काल होता है साथियों, जो काल होता है वही बाल्यकालीन समस्यात्मक अवस्था
होती है। और साथियों इस काल में बालक की जो शारीरिक होती है, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक योग्यता होती है, ये अधिक विकास करती है। जब बाल्यकालीन बालक हो जाता है तो उसकी शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास तथा संवेगात्मक जो विकास होता है यह अधिक होता है। इस काल में साथियों बालक प्रायः परिवार, विद्यालय तथा सामाजिक विकास आदि से संबंधित समस्याओं को प्रदर्शित करने लगता है। इस काल में बच्चा अपना अधिकतम समय विद्यालय में व्यतीत करता है। इस काल में बच्चों द्वारा पैदा की जाने वाली जो समस्याएं होती हैं वो होती हैं साथियों कि बच्चे क्या करते हैं, हकलाने लगते हैं। हकलाना भी समस्या आती है। और दूसरी समस्या आती है साथियों, अकेले रहना चाहते हैं, ये अकेले रहना। और तीसरी समस्या इनके साथ आती है, ये अंगूठा चूसते हैं, अंगूठा चूसना। अंगूठा चूसना साथियों। और बात करें अगर तो ये विद्यालय भी नहीं जाना चाहते, इनके साथ विद्यालय जाने की समस्या होती है, विद्यालय नहीं जाना, विद्यालय नहीं जाना चाहते। और अगर बात करें साथियों तो चिंतित व आक्रामक होते हैं, ये चिंतित व आक्रामक होते हैं। जो बाल्यकालीन समस्यात्मक बालक होते हैं साथियों, इनकी साथियों अवस्था बाल्यकाल से किशोरावस्था के बीच की अवस्था मानी जाती है। बाल्यकाल से किशोरावस्था की जो अवस्था होती है इन्हीं साथियों बालकों को इस श्रेणी में रखा जाता है। इन्हीं बालकों को इस श्रेणी में साथियों क्या होता है, रखा जाता है। और अगर हम बात करें साथियों तो इनके अंदर साथियों समस्या होती है। इस प्रकार के बालक होते हैं, हकलाते हैं, अकेले में रहना पसंद करते हैं, अंगूठा चूसने का काम करते हैं, विद्यालय नहीं जाना चाहते और चिंतित हमेशा रहते हैं और हमेशा आक्रामक रूप में रहते हैं। साथियों व्यवहार के कारणों के आधार पर इनको समस्यात्मक बालकों को 6 भागों में विभाजित किया गया। इनके व्यवहार के आधार पर इन्हें 6 भागों में विभाजित किया गया। ये 6 भाग कौन कौन से हैं साथियों, इसे हम लोग जान लेते हैं। व्यवहार के, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, आगे हम बात करेंगे, इसे आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से, तब तक मैं कुछ चीज़ें ऊपर लिखता हूँ और जो लिख लिए हैं उसे भी इसे नोट करिए साथियों। व्यवहार के आधार पर इनको 6 भागों में विभाजित किया गया। व्यवहार के आधार पर इनको 6 भागों में विभाजित किया गया। व्यवहार के आधार पर साथियों इन्हें कितने भागों में, 6 भागों में विभाजित किया गया। पहला भाग इनका बताया गया साथियों कि इसमें शारीरिक समस्या वाले बालक होते हैं। शारीरिक समस्या वाले बालक, शारीरिक समस्या वाले बालक, ये कैसे बालक होते हैं साथियों, शारीरिक समस्या वाले। इनमें साथियों क्या होती है समस्या, ये हकलाते हैं। इनमें साथियों कुल क्या समस्या होती है, 4 समस्या बताई गई। इनमें साथियों समस्या बताई गई हकलाना बताई गई, अंगूठा चूसना और साथियों तीसरा इनको बताया गया ये हमेशा बीमार रहते हैं, बीमार रहना। और साथियों चौथा विशेषता बताई गई मूत्र स्राव हो जाता है, इसमें मूत्र स्राव हो जाता है साथियों। जो शारीरिक समस्या वाले बालक होते हैं ये साथियों क्या करते हैं, ये हकलाते हैं, अंगूठा चूसते हैं, बीमार हमेशा रहते हैं और क्या होता है, मूत्र स्राव हो जाता है। अगला भाग बताया गया साथियों व्यक्तिगत समस्या वाले बालक होते हैं। दूसरा जो भाग बताया गया ये व्यक्तिगत समस्या वाले बालक, व्यक्तिगत समस्या वाले बालक कैसे होते हैं साथियों, बात करें, इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे।
व्यक्तिगत समस्या वाले जो बालक होते हैं साथियों, जो बालक स्वयं से संबंधित समस्याओं को उत्पन्न करते हैं वो व्यक्तिगत समस्या वाले, मतलब ये स्वयं से संबंधित क्या करते हैं, स्वयं खुद से संबंधित समस्या उत्पन्न करते हैं। इनके साथियों कुछ उदाहरण दिया गया, जैसे ये अकेले में रहते हैं, ये इनका अकेले में रहना, अकेले में रहना इनकी व्यक्तिगत समस्या है। और ये इनके कैसा होते हैं साथियों, ये इनके अंदर शर्मीलापन होता है। कैसा होता है, शर्मीलापन, शर्मीलापन ये साथियों इनकी व्यक्तिगत समस्या है। व्यक्तिगत समस्या क्या है, अकेले में ये रहना पसंद करते हैं और ये इनके अंदर शर्मीलापन होता है। तीसरा साथियों भाग बताया गया संवेगात्मक समस्या वाले बालक। संवेगात्मक समस्या वाले बालक, संवेगात्मक समस्या वाले बालकों की बात करें साथियों, तो संवेगात्मक समस्या वाले बालक जो होते हैं वे बालक होते हैं जो किसी न किसी भावनात्मक समस्या से घिरे होते हैं। इस प्रकार के बालक जो होते हैं वो किसी भावनात्मक समस्या से घिरे होते हैं। भावनात्मक समस्या से क्या होते हैं, ये घिरे होते हैं। इस प्रकार के बालक समस्यात्मक भावनात्मक भावनाओं से घिरे होते हैं। जैसे इनके अंदर साथियों हीन भावना से ये ग्रसित रहते हैं हमेशा। कुछ बालक हीन भावना से ग्रसित होना, हीन भावना से ग्रसित होना। और साथियों इनके अंदर समस्या जो होती है, अगली समस्या होती है कि ये साथियों शीघ्र रोना आरंभ कर देते हैं। शीघ्र रोना आरंभ कर देते हैं। शीघ्र ये रोना आरंभ कर देते हैं। तीसरी समस्या इनके साथ होती है साथियों कि ये पलायनवादी होते हैं। पलायनवादी होते हैं ये साथियों होना, यह भी एक समस्या है। और चौथी समस्या बताई गई साथियों कि ये निराशावादी होते हैं। निराशावादी होते हैं, निराशावादी होना। और साथियों पांचवी समस्या होती है कि हमेशा दुखी रहते हैं। क्या होते हैं, दुखी रहना। ये भी इनकी एक समस्या है। साथियों संवेगात्मक समस्या वाले बालक जो होते हैं वो किस प्रकार से समस्या उनकी उत्पन्न रहती है साथियों, इस प्रकार के बालक हमेशा हीन भावना से ग्रसित होते हैं। ये साथियों किसी बात को लेकर हमेशा जल्द से जल्द ये रोना प्रारंभ कर देते हैं। और ये पलायनवादी होते हैं साथियों, एक जगह से दूसरी जगह जाने की प्रवृत्ति इनके अंदर होती है। और ये हमेशा निराशावादी चीज़ों को सोचने का काम करते हैं। और ये हमेशा क्या होते हैं, दुखी भी रहते हैं। ठीक, ये तीसरा भाग इनका बताया गया। चौथा भाग साथियों बताया गया कि इनके अंदर साथियों आर्थिक समस्या वाले भी बालक होते हैं। आर्थिक समस्या वाले बालक, आर्थिक समस्या वाले बालक साथियों कौन से होते हैं उनके बारे में बात करें तो साथियों जिन बच्चों को धन से संबंधित समस्या होती है उन्हें आर्थिक समस्या वाले बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। इस प्रकार की समस्याओं का प्रदर्शन साथियों कभी कभी बालक करते हैं। मतलब धन की समस्याओं का साथियों जिन्हें समस्या होती है इस प्रकार के बालक जो होते हैं कभी कभी प्रदर्शित होते हैं। तो साथियों इस प्रकार के जो बालक होते हैं उनमें क्या होता है, धन का अत्यधिक प्रदर्शन करना उनके अंदर होती है। आर्थिक समस्या जो होती है जिसके पास अत्यधिक धन होता है वो क्या करता है, अधिक धन का अत्यधिक प्रदर्शन करने लगते हैं। वो धन का अत्यधिक प्रदर्शन, धन का अत्यधिक प्रदर्शन करना। और दूसरा साथियों बात करें तो चोरी करने की प्रवृत्ति इनके अंदर होती है। चोरी करना, चोरी करना साथियों यह भी क्या होती है, आर्थिक समस्या वाले बालक ही चोरी करते हैं। और साथियों पांचवा भाग इनका बताया गया सामाजिक समस्या वाले बालक होते हैं। सामाजिक समस्या वाले बालक, सामाजिक समस्या किस प्रकार से बालकों में होती है इसे हम जानेंगे। तो सामाजिक समस्या साथियों होती है इनके अंदर कि ये असभ्यता से व्यवहार करना पसंद करते हैं। असभ्यता से व्यवहार करना, असभ्यता से व्यवहार करते हैं ये।
और साथियों अगली समस्या होती है कि ये गाली देना पसंद करते हैं, गाली देना इनकी समस्या होती है। और तीसरी साथियों समस्या बताई गई इनकी कि ये तोड़ फोड़ करना पसंद करते हैं, तोड़ फोड़ करना। और साथियों चौथी समस्या इनकी बताई गई कौन सी कि ये झूठ बोलते हैं, झूठ बोलना, झूठ बोलना। और पांचवी और अंतिम समस्या बताई गई साथियों कि अवांछित व्यवहार करना। कौन सा? अवांछित व्यवहार करना। मतलब जैसा आप पसंद न करें, जैसा आप अपेक्षा न किए हों वैसा व्यवहार करना। ये साथियों सामाजिक समस्या वाले बालक होते हैं। अंतिम भाग साथियों बताया गया इनमें कि विद्यालयी समस्या वाले कुछ बालक होते हैं, विद्यालयी समस्या वाले बालक, विद्यालयी समस्या वाले बालक। ये किस प्रकार के बालक होते हैं साथियों जिस विद्यालयी समस्या वाले होते हैं? तो ये साथियों विद्यालय में अनुपस्थित रहना पसंद करते हैं। क्या करते हैं? विद्यालय में अनुपस्थित रहते हैं, विद्यालय में अनुपस्थित रहते हैं। विद्यालय में अनुपस्थित रहना इनकी एक समस्या है। दूसरी समस्या साथियों बताई गई, क्या बताई गई कि समय से विद्यालय न आना भी इनकी एक समस्या है, समय से विद्यालय न आना, समय से विद्यालय न आना। और साथियों तीसरी समस्या इनकी जो बताई गई वो बताई गई कि विद्यालय आते हैं और विद्यालय से भाग जाना, विद्यालय से भाग जाना। और अंतिम साथियों चौथी समस्या बताई गई इनकी कि अध्यापक की आज्ञाओं का पालन न करना, अध्यापक की आज्ञाओं का पालन न करना, अध्यापक की आज्ञाओं का पालन न करना यह भी इनकी एक समस्या होती है। क्या होती है? यह भी इनकी एक समस्या होती है। ठीक साथियों, व्यवहार के आधार पर साथियों जो समस्यात्मक बालक होते हैं उन्हें 6 भागों में बांटा गया। पहला भाग शारीरिक समस्या वाले बालक बताया गया। ये प्रकार के जो शारीरिक समस्या वाले बालक होते हैं ये हकलाते हैं, अंगूठा चूसते हैं, बीमार रहते हैं और इनसे क्या होता है? मूत्र स्राव हो जाता है। दूसरा भाग बताया गया साथियों कि इनकी कुछ व्यक्तिगत समस्या होती है। व्यक्तिगत समस्या होती है कि इस प्रकार के बालक अकेले में रहना पसंद करते हैं और शर्मीले प्रकार के होते हैं। तीसरी साथियों भाग बताया गया कि संवेगात्मक समस्या वाले भी बालक होते हैं। इनके अंदर कैसी भावनात्मक समस्या का से ये क्या होते हैं? भावनाओं से हमेशा घिरे रहते हैं। जैसे इनके अंदर हीन भावना से ये ग्रसित होते हैं, शीघ्र रोना भी ये आरंभ कर देते हैं किसी बात को लेकर। इनके अंदर क्या होता है? पलायनवादिता की भावना होती है और ये हमेशा निराशावादी होते हैं। निराशा वाली साथियों चीज़ें इनके अंदर भावनाएं से ग्रसित होते हैं और ये साथियों क्या हमेशा दुखी रहते हैं। चौथा भाग बताया गया आर्थिक समस्या वाले बालक होते हैं। इस प्रकार के बालकों में साथियों क्या होती है? धन का अत्यधिक, जिनके पास धन अधिक होता है वो धन का अत्यधिक प्रदर्शन करते हैं और जिनके पास धन नहीं होता वो क्या करते हैं? चोरी करते हैं। ये आर्थिक समस्या हुई। पांचवी समस्या साथियों सामाजिक समस्या वाले बालक बताए गए। सामाजिक समस्या वाले जो से घिरे जो बालक होते हैं वो साथियों असभ्यता के साथ किसी के साथ पेश आते हैं, गाली देते हैं, बात बात पे वो तोड़ फोड़ करने लगते हैं, झूठ बोलना पसंद करते हैं। वो दिन भर में 100 बात बोलेंगे जिसमें 99 बात झूठ रहेगी। और पांचवा साथियों बताया गया कि अवांछित व्यवहार करते हैं, मतलब जैसा आप आशा न करें वैसा व्यवहार वो करते हैं। छठवां और अंतिम भाग बताया गया कि इनके अंदर साथियों क्या होता है? विद्यालयी समस्या वाले भी बालक होते हैं। जैसे क्या होता है कि विद्यालय में अनुपस्थित रहना पसंद करते हैं। दूसरी समस्या है कि समय से विद्यालय न आने की समस्या होती है। तीसरी समस्या बताया गया कि विद्यालय से भाग जाने की समस्या होती है इनके अंदर। और चौथी और अंतिम समस्या बताई गई कि अध्यापक के आज्ञाओं का क्या करते हैं? पालन ये नहीं करना चाहते। तो ये साथियों क्या होते हैं? समस्यात्मक बालकों के क्या होते हैं? कुछ प्रकार
होते हैं। कुछ प्रकार हम लोगों ने जाना, साथ ही साथ साथियों कुछ इनकी क्या जाने हम लोगों ने विशेषता भी जाना। अब आगे की क्लास में हम लोग साथियों समस्यात्मक बालकों के कारण क्या क्या हो सकते हैं इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। समस्यात्मक बालकों के कारण क्या क्या हो सकते हैं इस बात पे हम लोग कल की क्लास में चर्चा करेंगे। इसे साथियों क्लास को अच्छे से शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, बिल्कुल एक एक पॉइंट एक एक चीज़ें आप लोगों को अच्छे से विस्तार के साथ पढ़ाई जा रही हैं कि आप सुपर टेट का भी अगर आप एग्जाम देंगे तो आपको किसी जगह अलग से कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप क्लासों को बस शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। जितनी क्लासें अभी तक आप लोगों को बाल विकास की दी जा चुकी हैं सभी क्लासों को आप एक तरफ से एक तरफ तक देखिए। उसके बाद साथियों आप लोग बताइएगा, जहाँ भी अगर आप क्लास देखते हैं आपको समस्या होती है, कोई डाउट होता है तो आप डाउट को आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा के लिए खोला गया है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट को हमसे शेयर करिए। मैं अन्य वीडियो के माध्यम से आपके डाउट को 100% दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप अपने डाउट को, अगर आपका डाउट है तो आप विद्यार्थी तक यूट्यूब चैनल का एक टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, विद्यार्थी तक टेलीग्राम चैनल बना हुआ है साथियों। वहां से आप अपने डाउट को वहां आप शेयर करिए हमसे, और मैं साथियों आपके डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक साथियों, साथ ही साथ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो आप भी हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली क्लासों की नोटिफिकेशन या अन्य जो एजुकेशनल रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक साथियों, फिर क्लास को देखिए आप लोग शुरू से ले लास्ट तक। कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव को भी दे सकते हैं, उस पर भी विचार किया जा सकता है। ठीक साथियों, क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।